हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। जी हाँ, इसका नाम शायद आप जानते ही होंगे। इसका नाम है मारुति सुजुकी, जो कि एक प्रकार से आम आदमी के लिए कार बनाने का काम करती है। लेकिन हाल फिलहाल के समय में इसका जो ट्रेंड है आम आदमी से शिफ्ट होकर धीरे धीरे खास आदमियों के लिए होता जा रहा है। जिस वजह से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आज के समय इंडिया के अंदर जो पैसेंजर कार वॉल्यूम है वो धीरे धीरे करके गिरती जा रही है, लेकिन वहां पर प्रीमियमाइजेशन भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मारुति की बात कर ले, जिसका मेजर जो है बिजनेस आ जाता था पैसेंजर वॉल्यूम से, जहां पर कि वो जो है आम आदमी के लिए कार बनाने का काम करते थे। और आम आदमी के कार की हम बात कर ले तो यहाँ पर आ जाती थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट, एस्प्रेसो, अल्टो और वैगन आर जैसी कारें। लेकिन हाल फिलहाल के समय में ये ट्रेंड जो है धीरे धीरे करके शिफ्ट होता देखा जा रहा है। जिस वजह से अगर मारुति की बात कर ले तो वो स्विफ्ट डिजायर बनाने की काम कर रहा है, बलेनो की बात कर रहा है, और उसी के साथ साथ ये जो है नेक्सा प्लेटफॉर्म से ग्रैंड विटारा और ग्रैंड ब्रेजा बनाने की काम कर रहा है। जिस वजह से मारुति भी जो है अपने स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे करके शिफ्ट करता जा रहा है और प्रीमियमाइजेशन को अडॉप्ट करता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से ये कंपनियों के लिए तो फायदेमंद है कि प्रीमियम कस्टमर को केटर करना। लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर ले तो वो गड्ढे में जाती बता पा रही, क्योंकि अगर पैसेंजर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता और लो वैल्यू वाली गाड़ी बिकती नहीं है, इसका मतलब कि जो मिडिल क्लास है वो सिकुड़ता जा रहा है, ये भी बताने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन उसी जगह जो जितनी भी सारी की सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनी वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ चल रही है, जिस वजह से जो है ज्यादा मार्जिन में कंसंट्रेट करने का काम कर रही है। और यही मारुति की जो बढ़ी हुई मार्जिन है, इसके बारे में भी हम जो है फंडामेंटल्स में बात करेंगे। आज के समय जितनी भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है वो इंडिया के अलावा जो है एक्सपोर्ट सेगमेंट से ज्यादा रिवेन्यू करने का कोशिश कर रही है, जिस वजह से इंडिया से ज्यादा उनके एक्सपोर्ट रिवेन्यू में ग्रोथ दिख पा रही है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया मारुति ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में और उसके स्ट्रेटेजी के शिफ्ट में, इसी के साथ साथ थोड़ा सा इकोनॉमी का भी तड़का लगा दिया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें, क्योंकि हाल फिलहाल के समय में आप लोग को पता ही होगा कि मारुति का शेयर प्राइस जो है बीते कुछ समय में बहुत स्पीड से ग्रो हुआ था। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को देख सकते हैं, यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस को तोड़ के बहुत स्पीड से बढ़ा, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसका शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे आ गया और यहाँ पर जो रैली आई वो बहुत गजब की थी। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसके अगर आरएसआई की तरफ चले तो वो भी जो है ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके आरएसआई की बात कर ले, वो भी 70 से ऊपर है, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम को कंफर्म बता रहे हैं और वो ओवरबॉट सिनेरियो में है। और इसके शेयर प्राइस को और इसके आरएसआई का अगर हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज देखें तो वो अपर साइड में है, यानी कि ये मोमेंटम को कंफर्म भी करने का काम कर रहा है। फिर इसी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात कर ले तो वो भी जो है ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन वहां पर जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होते जा रही है। और यही वो रिड्यूस ग्रोथ है जिस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो बहुत समय से एक ही लेवल पे मेंटेन था, लेकिन हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोग तेजी देखने में। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये बड़े हैवी वेट स्टॉक को अगर हम बढ़ाएं तो इंडेक्स का जो ईटीएफ प्लेयर है उसके लिए बहुत अच्छी तेजी देखी जा सकती है और निफ्टी के मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस किया, जहाँ पर कि इसका चार्ट जो है बहुत अच्छा दिखा। तो चलिए इसे शेयर होल्डिंग से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है हमने पुरानी कंपनी के बारे में बात किया था, जहाँ पर कि हमने बजाज फाइनेंस के बारे में बात किया था। वहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया। सेम यही चीजें जो है मारुति में भी देखी जा रही है, यहाँ पर भी माइन्यूट लेकिन प्रमोटर ने जो है स्टेक बढ़ाया, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है। लेकिन हम यहाँ पर अगर एफआईआई की बात कर ले तो वहाँ पर एफआईआई ने भी जो है वैल्यू देखते हुए अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया, और डीआईआई की बात कर ले तो उसने थोड़ा क्वांटिटी को अपनी रिड्यूस किया है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक की बात कर ले तो धीरे धीरे करके वो सिकुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल के समय में थोड़ा इस क्वार्टर में बढ़े हैं। फिर हम यहाँ पर अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर ले तो वो रैपिडली जो है धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। इसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि चंद लोग हैं जिनके पास ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर पड़ी हुई है, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस की तेजी को मेंटेन किया जा रहा है। और हाल फिलहाल के समय की अगर हम बात कर ले तो सेबी के द्वारा एक सर्कुलर भी आया, जहां पर कि आईपीओ जो आने वाला था जियो का, और उसके लिए ये मैंडेटरी रहा क्या कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूशन ना करे, जिस वजह से उसको कम से कम डाइल्यूशन में भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाए।
और कम डाइल्यूशन में अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लाती है बड़े आईपीओ में, तो वहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी को अगर आप बड़े भाव में खरीदना चालू कर दें तो स्टॉक मार्केट को आप चने के झाड़ पे चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है निफ्टी के मैनेजमेंट के लिए की जा रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर होल्डिंग में देखा कि कैसे जो है बड़े शार्क द्वारा इस कंपनी को जो है होल्ड किया जा रहा है, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में हम मोमेंटम मेंटेन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास है और ये लगभग जो है 46,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। 1981 में फाइंड आउट है और इस कंपनी का पी की बात कर ले तो 34 के आसपास है। फिर हम इसके ओनरशिप के तरफ चले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 58% के आसपास इसके ओनरशिप जो है हेल्ड है इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर द्वारा और फ्री फ्लोट जो है कम है। और कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके वैल्यूएशन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो है 34x के आसपास अपने वैल्यूएशन का ट्रेड कर रहा है, जिससे जो है लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास हो गया इसका वैल्यूएशन। और इसके वैल्यूएशन रेशियो की बात कर ले तो वो भी आप लोग धीरे धीरे करके बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर हम लोग इस कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में जो है रिवेन्यू स्टडी स्टेट में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन Q1 में बात कर ले तो वो रिवेन्यू थोड़ा गिरा है। लेकिन इसी के साथ साथ Q2 24 की बात कर ले जहाँ पर कि जो इसके स्ट्रेटेजी के शिफ्ट को देखा जा सकता था, वहाँ से इस कंपनी का जो रिवेन्यू थोड़ा डिप हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये कंपनी जो है प्रीमियम प्राइसिंग पे अपनी गाड़ी को लाती जा रही है और इसके रिवेन्यू टू इनकम की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। रिवेन्यू के ब्रेकडाउन की अगर हम बात कर ले तो इसके कई सारे सोर्स है रिवेन्यू के। मेन काम तो इसका कार बेचने का है, लेकिन उसके बाद स्पेयर पार्ट को देने का काम वहाँ से कंपनी कमाने का काम करती है और इसी के साथ साथ स्क्रैप और इसके जो सेकेंड हैंड व्हीकल है बेचने के काम है वो भी आ जाते हैं इसमें। और इसी के साथ साथ फ्रेट और कई सारे चार्जेस है जिससे कि ये कंपनी कमाने का काम करती है। और कंट्री वाइज की हम बात कर ले तो ये कंट्री जो है इंडिया के अंदर मैक्सिमम इसका ऑपरेशन है, तो इंडिया से कमाने का काम करती है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है इंडिया में कार बना के एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है, उस वजह से ओवरसीज रिवेन्यू इसके पास आ जा रहे हैं, जिसको कि आप लोग ग्रीन कलर से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी हम एक्सपेक्टेशन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर रिवेन्यू और अर्निंग में आप लोग एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर यानी कि Q1 25 की बात कर ले तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से जो है अच्छे रिजल्ट आए थे, जहाँ पर कि रिवेन्यू बढ़ा हुआ दिखा था। और अर्निंग की बात कर ले तो यहाँ पर भी जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए थे, जिस वजह से यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमने मोमेंटम देखा। आने वाले क्वार्टर में इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से और अच्छा आ सकता है, तो इस शेयर प्राइस में हम और तेजी देख सकते हैं। फिर हम डिविडेंड की बात कर ले तो डिविडेंड भी जो है स्टडी स्टेट में इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। फिर इसके रिवेन्यू की बात कर ले तो रिवेन्यू को आप लोग देख सकते हैं, यानी कि Q4 23 के पहले आप देखें तो रिवेन्यू जो है हर क्वार्टर 20 से 22% के आसपास बढ़ता जा रहा था, जो कि हाल फिलहाल की अगर हम बात कर ले कुछ क्वार्टर की तो 15, 6 और 7 के आसपास आ गए, जो कि एक प्रकार से सिंगल डिजिट ग्रोथ आती जा रही है, जो कि एक प्रकार से धीमी इकोनॉमी को भी बताने का काम कर रहा है इंडिया की, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे ऑपरेट करता है। इस वजह से इसका जो रिजल्ट है वो इंडिया को भी दिखाने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ और इनकम ग्रोथ की बात कर ले तो वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता जा रहा है। और फिर यहाँ पर प्री टैक्स इनकम की बात कर ले तो सेम चीज़ें जो है यहाँ पर बढ़ती घटती दिख रही हैं। नेट इनकम के तरफ चले तो वहाँ पर भी ये सेम सिनेरियो देखा जा रहा है, जहाँ पर कि कुछ क्वार्टर पॉजिटिव ग्रोथ है, कुछ क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ है। और यहाँ पर इवेट्टा की बात कर ले तो वो भी कुछ क्वार्टर से जो है लगातार नेगेटिव ग्रोथ दिखाते जा रहा है, जो कि एक प्रकार से चिंताजनक चीज़ें हैं और एक प्रकार से स्लो डाउन है इकोनॉमी की, उसको बता रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में भारत सरकार ने जो है जीएसटी कम किया है, इस वजह से हम लोग इसके पैसेंजर वॉल्यूम जहाँ पर कि ये ज़्यादा से ज़्यादा केटर करती है, आने वाले समय में अगर वो वॉल्यूम बढ़ता है तो इस कंपनी के आने वाले रिजल्ट को हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके देख सकते हैं। फिर हम इसके ओवरऑल रिवेन्यू को थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिवेन्यू इसका कार का आता था, जैसे कि हमने बताया। उसके बाद ये कंपनी जो है स्पेयर पार्ट, सर्विस, स्क्रैप इससे भी कमाने का कोशिश कर रही है और सर्विस चार्ज को इन्होंने जो है थोड़ा पहले से ज़्यादा बढ़ाया है। और इसी के साथ साथ फ्रेट रिकवरी, स्क्रैप और रेंटल से भी ये कंपनी जो है ठीक ठाक कमाने का कोशिश कर रही है और अदर रिवेन्यू वर्टिकल को ये कंपनी पुश करने का काम कर रही है। जैसे कि अगर इस रिवेन्यू वर्टिकल को हम महिंद्रा की बात कर लें
तो महिंद्रा में एक एक्जिनोस नाम का एक सुविधा जो है प्रोवाइड करने का काम कर रहा है महिंद्रा XUV 700 लेटेस्ट कार में, जिससे कि ABS और कई सारे फीचर को अनलॉक कर रहे हैं, जिस वजह से महिंद्रा का रिवेन्यू हर मंथ ऑन मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आ रहा है। सेम वही स्ट्रेटेजी को शायद ये कंपनी लोग भी अपने प्रीमियम व्हीकल में फोकस करेंगे, तो प्रिडिक्टेबल रिवेन्यू भी आने वाले समय में हम देख सकते हैं। फिर अब बाई कंट्री के बारे में बात कर ले, तो आप लोग इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके इंडिया से कंपनी फोकस रिड्यूस करके ओवरसीज जो है एक्सपोर्ट के रिवेन्यू को बढ़ाने का काम कर रही है। आप लोग देख सकते हैं हर ईयर ऑन ईयर जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि कंपनी भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इंडिया के अंदर जो है ग्रोथ मिच्योर्ड हो चुकी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर डिविडेंड की ट्रेजेक्ट्री को देख सकते हो, वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद आप लोग डिविडेंड के ट्रेजेक्ट्री और पे आउट को देख सकते हो, धीरे धीरे करके यील्ड और ट्रेजेक्ट्री दोनों के दोनों बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। डिविडेंड ही एक प्रकार से इस कंपनी के शेयर प्राइस को सपोर्ट करने का काम करता है, क्योंकि उस डिविडेंड को लेने के लिए जो लॉन्ग टर्म निवेशक रहते हैं वो बरकरार रहते हैं, इस वजह से शेयर प्राइस जो है ज्यादा टूटता नहीं है। फिर हम थोड़ा इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ चले, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने सर्कल से करके बताया, इबट्टा मार्जिन और नेट मार्जिन जो है धीरे धीरे इस कंपनी के ग्रो होते हुए जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वहां पर स्लाइड डीप है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इसके प्रीमियम व्हीकल से इसके मार्जिन जो है बढ़े हुए एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद इसके वैल्यूएशन को भी आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये था इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात किया था, जो कि एक प्रकार से इसके टेक्निकल चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमने जब इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात किया तो एक्सपेक्टेशन बीटिंग रिजल्ट आ रहे हैं, वो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बता रहे हैं, और बढ़े हुए डिविडेंड एक प्रकार से इसके सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन, यानी कि Q2 रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट में देख सकते हैं। तो यानी कि आने वाले समय में अगर हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इसके रिजल्ट को देख पाएंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के शेयर प्राइस में ज्यादा तेजी भी देख सकते हैं। तो आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन यानी कि Q2 में इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो जो शेयर प्राइस इतना बढ़ा हुआ है वो और बढ़ सकता है या मेंटेन हो सकता है। लेकिन अगर जो एस्टिमेशन से नेगेटिव चीजें आती है तो वहां पर शेयर प्राइस में शार्प करेक्शन भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।